नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी टॉप 20 एमसीक्यू सीरीज का आज ये तीसरा पार्ट है। और अब तक जो पार्ट दोस्तों आए हैं, आपको कैसे लगे, कैसे आपको सीरीज लग रही है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस सीरीज के माध्यम से दोस्तों मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके क्वेश्चन कवर करा रहा हूँ। सिलेक्टेड टॉपिक दोस्तों मैंने यहाँ पे लाए हैं और सिलेक्टेड एमसीक्यू आपके लिए मैं यहाँ पे लाया हूँ। और प्रत्येक क्वेश्चन को मैं विस्तार पूर्वक आपको समझा रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और रिवीजन भी अच्छे से हो। और दोस्तों, यदि आप उत्तराखंड स्नातक स्तर एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज का जुड़ना चाहते हैं तो 40 प्लस टेस्ट सीरीज दोस्तों आपके लिए बनाई गई है। मॉक टेस्ट फुल लेंथ के 100 नंबर के, हिंदी और इंग्लिश यानी बाइलिंगुअल है। यदि आप इनके साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से आपको जरदारी क्लासेस ऐप इंस्टॉल करना है, या ऐप का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं। तो इस ऐप को डाउनलोड करके दोस्तों आप उत्तराखंड स्नातक स्तरीय एग्जाम 2026 हेतु 40 प्लस टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए क्या कहता है कि हिमालय पर्वत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है, और कारण आर है कि हिमालय में ऊंचाई के साथ जलवायु में भिन्नताएं हैं। तो आपको नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनना है यहाँ पे। अभिकथन ए को ध्यान से देखो, हिमालय पर्वत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कथन है दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि हिमालय में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों से लेकर शंकुधारी वनस्पतियां, अल्पाइन वनस्पतियां, ये सभी प्रकार की विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है हिमालय में। इसका कारण क्या है? तो हिमालय में ऊंचाई के साथ जलवायु में भिन्नता है। बिल्कुल सही, क्योंकि जैसे जैसे हिमालय में ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे तापमान में गिरावट आती है। वर्षा का जो पैटर्न होता है वो भी बदलता जाता है। तो जिस कारण तापमान और वर्षा में यहाँ पे विभिन्न विभिन्नताएं पाई जाती है, यानी जलवायु भिन्नताएं पाई जाती है हिमालय में। और इसी कारण से जहाँ पे जलवायु में विभिन्नता होगी दोस्तों, वहाँ पे डायवर्सिटी भी अधिक होगी। और वनस्पतियां विभिन्न प्रकार की हिमालय में इसीलिए पाई जाती है क्योंकि हिमालय में विभिन्न प्रकार की जलवायु भिन्नताएं हैं। इसलिए यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि ए और आर दोनों सही है। और आर ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि जलवायु में भिन्नता है इसीलिए विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं हिमालय में। इसका बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे कथन वन है, मानसून अवधि के दौरान लगातार वर्षा होने के बाद कुछ सप्ताह के लिए वर्षा रुकने को मानसून का निवर्तन कहा जाता है। कथन टू है, सर्वप्रथम मानसूनी हवाएं केरल के तट से टकराती है जिसे मानसून प्रस्फोट की संज्ञा दी गई है। इसमें आपको चुनना है कि सही कथन कौन कौन सा है। देखो, मानसून का निवर्तन किसे कहते हैं दोस्तों? मानसून निवर्तन का मतलब होता है मानसून का पीछे हटना। ये अक्टूबर नवंबर में होता है पीछे हटना, यानी मानसून का लौटना। तो इसलिए पहला कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि मानसून अवधि के दौरान लगातार वर्षा होने के बाद कुछ सप्ताह के लिए वर्षा रुकना, इस घटना को कहा जाता है मानसून विच्छेद। मानसून विच्छेद। मानसून विच्छेद किसे कहते हैं दोस्तों? मानसून अवधि के दौरान लगातार वर्षा होने के बाद कुछ सप्ताह के लिए, केवल कुछ सप्ताह के लिए अगर वर्षा रुकती है तो इसको कहते हैं मानसून विच्छेद। लेकिन मानसून निवर्तन क्या होता है? मानसून का पीछे हटना या मानसून का लौटना। जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वापसी होती है तो इसको कहते हैं मानसून का निवर्तन। ये कथन तो असत्य है। कथन टू है, सर्वप्रथम मानसूनी हवाएं केरल के तट से टकराती है। बिल्कुल, जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून होता है तो उसमें ये सर्वप्रथम जो हवाएं टकराती है वो केरल के तट पे टकराती है, जिसे मानसून प्रस्फोट की संज्ञा दी गई है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है दोस्तों। इसलिए यहाँ पे केवल बी, यानी केवल दूसरा कथन सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, झिंग पारंपरिक जल संरक्षण संरचना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो झिंग एक पारंपरिक जल संरक्षण संरचना है जो कि लद्दाख से संबंधित है। लद्दाख में एक पारंपरिक जल संरक्षण संरचना है दोस्तों, पद्धति है जिसको झिंग के नाम से जाना जाता है। और इसमें क्या किया जाता है कि बर्फ से जल को इकट्ठा किया जाता है। बर्फ से जल को इकट्ठा करने की ये तकनीक है जिसको झिंग के नाम से जाना जाता है, जो कि लद्दाख में प्रचलित है। नेक्स्ट यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में पहाड़ियां या श्रेणी दी गई है और सूची 2 में है संबंधित राज्य या क्षेत्र। यहाँ पे आपको बताना है कौन सी पहाड़ी कौन से क्षेत्र में है, कौन से राज्य में है। तो मिजो हिल से मिजो पहाड़ी ये है दोस्तों पूर्वोत्तर भारत में स्थित है, और ये मिजोरम राज्य में स्थित है।
मिजो से मिजोरम, ठीक है। मिजो पहाड़ी मिजोरम में है। गारो पहाड़ी, गारो पहाड़ी है दोस्तों मेघालय में। गारो खासी पर्वतमाला का ही हिस्सा है। कई बार आता है गारो और खासी पहाड़ियाँ कहाँ है, तो ये है मेघालय में। मिकिर पहाड़ी कहाँ है दोस्तों, तो मिकिर है असम में। और डाफला पहाड़ी है अरुणाचल प्रदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार ये सिंगल भी पूछ जाती है कि जैसे गारो पहाड़ी कहाँ है, गारो खासी पहाड़ी मेघालय में है, मिकिर पहाड़ी असम में है, डाफला पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। ए का 4, बी का 1, का 3 और डी का, इसका ये ऑप्शन हो जाएगा सटीक आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की दाएं तट से मिलने वाली सहायक नदी, गंगा के दाएं तट से? रामगंगा, सोन, गोमती या घाघरा? दोस्तों जो सोन नदी है ये गंगा के दाएं तट से मिलने वाली नदी है। बाकी रामगंगा, गोमती, घाघरा ये बाएं तट से मिलती है। अब देखो मैं यहाँ पे तो गंगा के दाएं तट से मिलती है नदियां उनके बारे में बता देता हूँ। तो प्रमुख नदियां हैं गंगा के दाएं तट से संगम करती है, यमुना हो गई, सोन नदी, बाद कर्मनासा, कर्मनासा। जबकि अगर हम बाएं की बात करें, बाएं से रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक नदी, कोसी और महानदी, ये सभी नदियां दोस्तों गंगा से बाईं ओर से संगम करती है। दाएं ओर से यमुना, सोन और कर्मनासा। इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, सटीक आंसर। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और यहाँ पे आपको बताना है लौह अयस्क खदान और वो किस राज्य में स्थित है। कई बार इस प्रकार के अधिकांश प्रश्न पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो गुरु महिसानी, गुरु महिसानी कहाँ है दोस्तों, ये है उड़ीसा में। उड़ीसा के मयूरभंज जिले में है और भारत की सबसे पुरानी और प्रमुख लौह अयस्क खदान है गुरु महिसानी, जो कि उड़ीसा में है। बेला टिला ये है दोस्तों छत्तीसगढ़ में। बी का 4 हो जाएगा। नोआ मुंडी कहाँ है, तो नोआ मुंडी है झारखंड में। और कुद्रेमुख कई बार एग्जाम में ये पूछ जाती है, तो कुद्रेमुख कहाँ से आपको कर्नाटक याद रखना है। कुद्रेमुख प्रसिद्ध लौह अयस्क खदान कहाँ है, कर्नाटक के चिकमंगलुरु में। तो कुद्रेमुख ये कहाँ है, कर्नाटक में। सटीक आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा यहाँ पे कूट दिया गया है। तो ए का 3, बी का 4, बी ऑप्शन, सी का 1 और डी का 2। 3 4 1 2, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट वात्रा, वालरे या वालतरे। वात्रा, वालरे या वालतरे किस राज्य में स्थानांतरित कृषि के स्थानीय नाम है? दोस्तों राजस्थान में जो स्थानांतरित कृषि है उसको कहा जाता है वात्रा, वालरे या वालतरे। भूकंप रोधी निर्माण धज्जी देवरी प्रणाली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूकंप रोधी निर्माण धज्जी देवरी प्रणाली भारत की निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई जाती है? तो जो ये धज्जी देवरी प्रणाली है दोस्तों, ये भूकंप रोधी निर्माण प्रणाली है और ये कहाँ पाई जाती है, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। जम्मू कश्मीर में पाई जाती है धज्जी देवी प्रणाली। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। इसमें होता क्या है इस प्रणाली में, तो लकड़ी के इसमें फ्रेम बनाए जाते हैं, एक ढांचे का रूप दिया जाता है इनको, और उसमें इनके बीच खाली स्थान रखे जाते हैं और फिर इसमें मिट्टी, ईंट और पत्थर के टुकड़े भरे जाते हैं। और इस प्रकार ये कुछ भूकंपीय क्षेत्रों में दोस्तों जो भूकंप के झटके होते हैं उनको सहने के लिए अनुकूल बनाई जाती है धज्जी देवरी प्रणाली। जम्मू कश्मीर में ये प्रचलित है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे चित्रकारी दी गई है और यहाँ पे राज्य दिए गए हैं। तो मधुबनी जो पेंटिंग है ये कहाँ प्रसिद्ध है, बिहार में है। लेपाक्षी जो ये चित्रकारी है कहाँ प्रसिद्ध है, ये है आंध्र प्रदेश में। पटचित्र, पटचित्र दोस्तों ये है उड़ीसा में। और वारली ये है महाराष्ट्र में। मधुबनी हो गया आपका बिहार में, लेपाक्षी हो गया आंध्र प्रदेश में, पटचित्र हो गया उड़ीसा में और वारली हो गया महाराष्ट्र में। इसका सटीक आंसर हो जाएगा, यहाँ पे कूट दिए गए हैं। ए का 4 है, बी का 3 है, ए का 4, बी का 3 और सी का क्या है फिर, डी का है 1 और डी का 2, यानी इसका डी ऑप्शन है।
का 2। इस प्रकार क्लास संबंध है। नेक्स्ट है लाल मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? लाल मिट्टी, लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है दोस्तों? लोह यौगिक के कारण होता है। यह लोह यौगिक के यौगिकों से समृद्ध होती है लाल मिट्टी, और इस कारण से इसका कलर क्या होता है? लाल रंग होता है इसका कलर। इसमें कौन सा लोह ऑक्साइड पाया जाता है? फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड पाया जाता है इसमें, जिसके कारण इसका जो कलर होता है लाल होता है। ये इसकी एक विशेषता है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में जीवमंडल रिजर्व है और सूची 2 में है राज्य। तो सिमलीपाल जीवमंडल रिजर्व ये कहाँ पाया जाए दोस्तों? तो ये है उड़ीसा में। उसके बाद नोकरेक, नोकरेक है मेघालय में। अगस्त मलाई, अगस्त मलाई ये पश्चिमी घाट के दक्षिणी छोर पर है, मुख्यतः केरल में, केरल में फैला है। और मानस ये है असम में। तो ए का हो गया 2, बी का 4, सी का है 1, और 1 और 3। सी ऑप्शन हो गया इसका सही आंसर। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात है दोस्तों कावेरी नदी पर। ये ऑप्शन हो जाएगा इसका सटीक। और कौन से राज्य में है? अगर राज्य की बात की जाए तो शिव समुद्रम जलप्रपात ये है कर्नाटक में। कर्नाटक में है शिव समुद्रम जलप्रपात। और ये कौन सी नदी पर है? तो ये है कावेरी नदी पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी हिमालय में स्थित नहीं है? गुरु शिखर, कामेट, माउंट एवरेस्ट या नंदा देवी। इसमें गुरु शिखर हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि गुरु शिखर ये हिमालय का हिस्सा नहीं है, बल्कि किसका हिस्सा है दोस्तों? ये है अरावली का। अरावली पर्वत श्रेणी का ये हिस्सा है दोस्तों। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों गुरु शिखर। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो वो है गुरु शिखर। और अरावली दोस्तों ये भारत की सबसे प्राचीन अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला इसको माना जाता है, और इसका निर्माण हिमालय से करोड़ों वर्ष पूर्व हुआ माना जाता है, इसलिए इसका हिमालय से कोई संबंध नहीं है। बाकी जो कामेट पर्वत है, कामेट ये उत्तराखंड में है, गढ़वाल रीजन में, और ये हिमालय का हिस्सा है। माउंट एवरेस्ट ये नेपाल में है, हिमालय का हिस्सा है। और नंदा देवी ये भी उत्तराखंड में है, और ये भी हिमालय का हिस्सा है। तो बाकी कामेट, माउंट एवरेस्ट और नंदा तीनों हिमालय, गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्रांतियां दी गई है, और वो किससे संबंध है आपको यहाँ पे मिलान करना होगा। सबसे पहले गोल्डन क्रांति, गोल्डन क्रांति का संबंध दोस्तों बागवानी एवं शहद से। उसके बाद यहाँ पे ग्रे क्रांति, तो ग्रे क्रांति का संबंध है उर्वरक से। कृषि में जब हरित क्रांति लाई गई थी, तो उसके बाद उर्वरक उत्पादन में वृद्धि करना जरूरी था, तो उर्वरक को बढ़ावा देने के लिए ग्रे क्रांति लाई गई। पीली क्रांति, तो पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। और काली यानी ब्लैक क्रांति, इसका संबंध है पेट्रोलियम उत्पादन से। कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादन को बढ़ावा देना के लिए ब्लैक क्रांति लाएगी काली क्रांति। ए का 2 है और बी का 4, 2 4 और 1 3, यानी इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है यहाँ पे चिल्का झील, भीतरकनिका, मैंग्रोवा और तंपारा झील ओडिशा की रामसर साइट है। कथन 2 है सांख्य सागर और सिरपुर आर्द्रभूमि पंजाब में स्थित। इसमें केवल कथन 1 दोस्तों बिल्कुल सत्य है, कि कथन 2 इसलिए सत्य नहीं है, तो सांख्य सागर और जो सिरपुर आर्द्रभूमि है ये पंजाब में नहीं, बल्कि ये कहाँ है? ये है एमपी यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। बाकी चिल्का झील, भीतरकनिका, मैंग्रोवा और तंपारा झील ये ओडिशा में स्थित है। तो ये कथन सही है और ये कथन असत्य है। केवल कथन 1 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यू आकार घाटी निर्मित होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। यू आकार घाटी किसके द्वारा निर्मित होती है? नदी द्वारा, हिमानी द्वारा, भूमिगत जल द्वारा या वायु द्वारा? ये होती है हिमानी द्वारा। हिमानी हिमनद, ठीक है। ग्लेशियर जो होते हैं, आपने देखा होगा जो ग्लेशियर होते हैं इस प्रकार, ये इस प्रकार की घाटी का निर्माण करते हैं। यानी यहाँ पे इस प्रकार ये ग्लेशियर होता है। ग्लेशियर पर्वत अगर आप देखोगे, ग्लेशियर आप सर्च करोगे, तो इस प्रकार ये यू आकार की लंबी चौड़ी यहाँ पे
जो घाटियां होती है वो इस प्रकार से बनी होती है विशाल ग्लेशियर द्वारा। ये बनती कैसे? क्योंकि जो नदियां होती है, नदियां बनाती है भी आकार की घाटी, संकरी घाटियां बनाती है नदियां। जब नदियां आती हैं पर्वतों से निकल के, तो इस प्रकार से ये बहती है नदियां यहाँ से, तो नदियां बनाती है भी आकार की घाटी। ठीक है। लेकिन जब ग्लेशियर यहाँ पे आता है, तो ग्लेशियर क्या करता है, अपने भारी वजन और बर्फ क्या करती है, अपनी चट्टानों से, अपने जो भारी वजन होता है बर्फ का, उससे घाटी के किनारों को और ज्यादा काटती है और इसको घिस देती है और इसका चौड़ीकरण कर देती है। तो नदी द्वारा तो भी आकार की घाटी बना जाती है, लेकिन फिर हिमालयी ग्लेशियर के द्वारा क्या करती है, इन घाटियों को और चौड़ा किया जाता है और इस कारण से फिर यहाँ पे बनती है यू आकार की घाटी। इस प्रकार अगर आप देखोगे नदी घाटी, तो घाटी बिल्कुल संकरी होती है भी आकार की, और जो हिमानी या ग्लेशियर की घाटियां होती हैं तो इस प्रकार ये काफी चौड़ी होती है यू आकार। तो आप समझ गए होंगे यू आकार की घाटी किसके द्वारा बनाई जाती है, हिमानी द्वारा, जबकि भी आकार की घाटी बनाई जाती है नदी द्वारा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसका बी ऑप्शन है। नेक्स्ट यहाँ पे परियोजना दी गई है और उससे संबंधित नदियों का आपको मिलान करना है। भाखड़ा नागल बांध परियोजना, भाखड़ा नागल बांध परियोजना दोस्तों सतलज नदी पर है। इंदिरा गांधी बांध परियोजना कौन सी नदी पर है, ये है सतलुज और ब्यास पर। सलाल परियोजना ये चेनाब नदी पर है। और तुलबुल परियोजना है दोस्तों झेलम नदी पर, तुलबुल परियोजना है झेलम नदी पर। इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सटीक है। ए का 3, बी का 4, डी का 1 और डी का 2, यानी इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे निम्न में से एक विश्व जैव विविधता का हॉटस्पॉट है। विश्व जैव विविधता का हॉटस्पॉट माना जाता है इसमें से पश्चिमी घाट, क्योंकि यहाँ पे विभिन्न प्रकार की जैव विविधता पाई जाती है, विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है, तो पश्चिमी घाट को विश्व जैव विविधता का हॉट स्पॉट माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब जीवमंडल मानव वर्चस्व वाले वातावरण में बदल जाता है तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं दोस्तों नोस्फियर। ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। नोस्फियर क्या होता है, इसका अर्थ होता है मानव विचार का परिमंडल। यानी जब जीवमंडल मानव बुद्धि, चेतना और मानवीय गतिविधियों द्वारा गहराई से प्रभावित होता है और नियंत्रित होने लगता है, उसे कहते हैं नोस्फियर। यानी ए ऑप्शन होगा इसका सही आंसर। अब यहाँ पे क्षोभ मंडल की बात करें, तो क्षोभ मंडल ये वायुमंडल की सबसे निचली भौतिकी परत होती है दोस्तों, जहाँ पे मौसम संबंधी घटनाएं होती है। यहाँ पे होती है मौसम संबंधी घटना। उसका मीसोफियर या इसको मध्य मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ये समता मंडल के ऊपर स्थित होता है और यहाँ पे उल्का पिंड की घटनाएं होती हैं। बाह्य वायुमंडल, ये वायुमंडल की सबसे बाहरी सीमा है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। बारालाचा दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ता है? तो बारालाचा दर्रा है दोस्तों, ये जोड़ता है हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। हिमाचल प्रदेश जोड़ता है, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ता है बारालाचा दर्रा।